हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके नोबेल अवार्ड 2023 से जुड़े हुए चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से आज जो चर्चा का विषय है वो आपका सबसे पहला अवार्ड का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो आपके फिजियोलॉजी मेडिसिन या आप इसे चिकित्सा के क्षेत्र में इसका अभी अनाउंसमेंट किया गया है। इस अनाउंसमेंट में दो व्यक्ति को अभी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। हालांकि अगर हम नोबेल प्राइज की चर्चा कर दें तो ये आपके नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे, जो डायनामाइट के जिन्होंने खोज किया था, उनके नाम से ये दिए जाते हैं। क्योंकि उन्होंने उनके वसीयत के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद जितनी संपत्ति है वो उन लोगों में ये दिया जाए जो मानव जाति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। शुरुआती दौर में नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 5 क्षेत्र इसके बात कर ले तो जैसे आपके बायोलॉजी के सेक्शन की बात, जैसे चिकित्सा हम कहते हैं, फिजिक्स की बात कह दें या केमिस्ट्री कह दें, फिर इसी में हम पीस शांति की बात कर दें, ऐसे 5 सेक्शन में ये दिए जाते थे। और फिर बाद में 1968 में इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये दिया जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में 2023 में भी नोबेल प्राइज जो पुरस्कार है, जो नोबेल अवार्ड है, इसकी अभी चर्चा इसलिए है क्योंकि अभी ये करंट में आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे 9 अक्टूबर तक इसका अनाउंसमेंट होना है, जो कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में इसका अनाउंसमेंट होना है, जिसमें सबसे पहले दिन जो मेडिसिन के सेक्टर में या फिजियोलॉजी के सेक्टर में पहले इनका अनाउंसमेंट हो चुका है, और दूसरा जो होगा वो आपके फिजिक्स का, फिर तीसरा केमिस्ट्री का, और ऐसे सो ऑन करते हुए लास्ट ये 9 अक्टूबर तक अनाउंसमेंट अभी होगी। अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि जो 2023 का नोबेल अवार्ड है और वो आपके फिजियोलॉजी के सेक्शंस में जो दिया गया है वो किन्हें दिया गया है। आप लोग इससे अभी बिल्कुल परिचित होंगे, खास करके इन दो व्यक्तियों से। एक जो व्यक्ति हैं ये आपकी हंगरी के ही रहने वाले हैं और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आपके यूएसए के रहने वाले हैं। एक आपके हंगरी और दूसरा यूएसए के रहने वाले हैं। अगर हम इस पे बात कर लें तो ये जो आपके व्यक्ति दिख रहे हैं ये यूएसए के हैं, जिनका नाम है ड्रू वीजमैन, और ये जो है इनका नाम है कैटलीन कैरिको, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। और दोनों का जो रिसर्च है वो सेम है, वो रिसर्च mRNA वैक्सीन को लेकर हुआ था। mRNA वैक्सीन एक्चुअली में एक प्रकार का नए वैक्सीन, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है उससे कुछ अलग प्रकार की ये वैक्सीन बनी थी, जो कि मनुष्य जाति के खास करके पेंडेमिक के समय में जो कोविड-19 का दौर रहा था उसमें निजात पाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुई थी। इसमें हम बात कर लें पहले इनको क्यों दिया गया था, तो इनकी डिस्कवरी थी, खास करके आप देखें इनकी जो डिस्कवरी थी वो आपके न्यूक्लियोसाइड में बेस मॉडिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, बेस मॉडिफिकेशन कहने का मतलब किसके बेस में? बेस तो दो चीज की हम बात करते हैं जनरली। एक बेस जो होता है वो आपके डीएनए का होता है, और दूसरे बेस की बात अगर करते हैं तो ये आपके आरएनए का होता है। हालांकि दोनों में यही है कि ये डीएनए से ही इसके प्रोडक्शन की हम चर्चा करते हैं। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली आरएनए जो जाना जाता है वो हमारे बॉडी में प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो हमारे आरएनए के द्वारा ही हो पाता है। अब आरएनए का ही एक, आप जब आरएनए की टाइप की चर्चा करेंगे तो एमआरएनए जो है वो उसी का एक टाइप है, एमआरएनए, फिर आरआरएनए, है ना, और फिर टीआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, और टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। और ये तीनों टाइप के जो हैं अलग अलग, सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। अब इनमें मुख्य रूप से क्या काम किया गया, चलिए उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
तो ये जो डिस्कवरी किया गया था, ये आप पहले तो आप समझ गए होंगे कि ये किसके लिए मिला है। तो कोविड 19 के समय जो वैक्सीन बना था वो mRNA वैक्सीन बनाया गया था, जो इन्होंने ही रिसर्च किया था, जिसके हेल्प से ये बड़े पेंडेमिक से हम सभी लोग उभर पाए हैं। इसलिए ये वैक्सीन के लिए इनको दिया गया है, जिसमें नोबेल समिति ने यह बयान जारी करके कहा था कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में जो मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं है तो किसी भी तरक्की का कोई लेना देना नहीं होता है। उसमें इन्होंने अहम योगदान दिया था। इसी के लिए जिसमें इन्होंने mRNA वैक्सीन का विकास जिनके सहायता से हो पाया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार हंगरी, आप देखेंगे इनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ये दोनों जो हैं काम कर चुके हैं। जो कैटलिन कारिको और ड्रू विजमैन ने चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो जीता है और इनका mRNA खोज रहा था। यह पुरस्कार हंगरी के सागन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, क्योंकि एक सागन कभी कभी आपको विश्वविद्यालय का नाम पूछ सकता है, और पेंसिल्वेनिया, याद रखेंगे विश्वविद्यालय के जो सहायक प्रोफेसर हैं इनको दिया गया था। और दोनों पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शोध किया था। कहां पर? तो पेंसिल्वेनिया जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन्होंने शोध किया था। अब बात करते हैं जो mRNA वैक्सीन है, मुख्य रूप से क्या होता है। किसी भी वैक्सीन का काम होता है कि शरीर में जो वायरस हैं उसके लिए एंटीबॉडी को तैयार करना। जो हम लोग ट्रेडिशनल यूज करते थे, ट्रेडिशनल में हम किसी ना किसी प्रकार का माइक्रोब्स का यूज करते थे, अर्थात जीवों का हम प्रयोग करते थे जो उसके खिलाफ जाकर प्रोटीन को प्रोड्यूस करे और फिर एक एंटीबॉडी का निर्माण करता था। यही बात रही थी हमारी ट्रेडिशनल में। फिर mRNA में क्या था? mRNA भी एक प्रकार की वैक्सीन है, क्योंकि RNA तो खुद ही प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है। तो उसी में जो mRNA है ये एक प्रकार के प्रोटीन को, क्योंकि अगर कोई वायरस है तो वो वहां पर प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, और जो प्रोटीन के प्रोडक्शन के बाद वहां पर एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। अगर कोई वायरस वहां अटैक करता है तो वो एक प्रकार से इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करेगा और उससे बचाव करने में ये मदद करती है। जनरली देखें तो mRNA वैक्सीन जो है हमारी कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने में ही सहायक होती है। जो ये वैक्सीन है प्रोटीन बनाने में सहायक होती है और mRNA का उपयोग करते हैं। यह प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को शुरू करता है। जो एंटीबॉडीज है, इम्यून सिस्टम की बात करें तो प्रतिरक्षा प्रणाली को ये शुरू करता है। अगर कोई वायरस इंटर करता है जब बॉडी में, तो उसके लिए रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है और उससे के लिए ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करती है। बस यही इसमें ध्यान रखेंगे। अब सवाल आ जाता है कि हमने कहा कि mRNA जो है, ये mRNA क्या है? तो ये देखें कि मोस्ट वैक्सीन, बहुत सारे जो ऐसे वैक्सीन जो इससे पहले थे, जिसे हम ट्रेडिशनल वैक्सीन की बात करें, जैसे पोलियो की बात कर लें, पोलियो वैक्सीन हमारे पास था, है ना। तो ट्रेडिशनल वैक्सीन में क्या होता है, उसमें वीकेंड, है ना, वीकेंड या डेड बैक्टीरिया और या किसी वायरस का हम यूज करते थे, जीवों का यूज करते थे, जो कि mRNA में नहीं है। क्योंकि mRNA जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से एक सिंथेटिक है। सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मतलब पूरी तरह से ये संश्लेषित किया हुआ वैक्सीन है और किसी भी प्रकार का जीव जो है इसमें यूज नहीं किया गया है। पहले हमारे शरीर में, ये ट्रेडिशनल वाले में जीवों को शरीर में इंजेक्ट किया जाता था, वो जाके प्रोटीन का निर्माण करता था। पर इसमें mRNA को ही, क्योंकि mRNA में किसको, तो बेस को इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। जो RNA का बेस है उसे मॉडिफाई करके उसे इंजेक्ट किया जाता है, सिंथेसाइज होता है, जो प्रोटीन के प्रोडक्शन में कार्य होता है। तो पहले दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। और फिर जाके ये क्या करता था, साइंटिस्ट हैव डेवलप अ न्यू टाइप ऑफ वैक्सीन दैट यूजेज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैसेंजर RNA रेदर देन पार्ट ऑफ एन एक्चुअल बैक्टीरिया और वायरस। यानी कि एक्चुअल जो बैक्टीरिया और वायरस था उससे आज तक, इससे पहले वैक्सीन का निर्माण होता रहा है, लेकिन अब उसके स्थान पर mRNA का हुआ, जो कि पूरी तरह से सिंथेटिक है, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का यूज इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो करता है, ये आपके खास करके याद रखेंगे, प्रोटीन के फिनिशिंग या मेकिंग में ये काम करता है। mRNA का मुख्य काम यही है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है हमारे बॉडी में। अब शरीर में मैं आपको यहाँ पे दो चीजों को दिखा रहा हूं, एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। एक जो आपका है अनमॉडिफाइड mRNA और दूसरा आपका है बेस मॉडिफाइड mRNA। हमारे शरीर में डेंड्राइल सेल्स होते हैं, याद रखेंगे, हमारे बॉडी में डेंड्राइल सेल्स होते हैं। और जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज जब हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है तो वो सेल उस पर सबसे पहले अपना रिस्पॉन्स देती है कि वो हमारे बॉडी के लिए सही है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करती है, सही है या नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है।
ठीक है। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसका साइड इफेक्ट सब कुछ जो है हमें देखने को हमारे बॉडी पर मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे ही एमआरएनए में अगर सेम उसको मॉडिफाई कर दिया जाए तो जो डेंड्रिल सेल है, क्योंकि इसमें अनमॉडिफाइड होता है, इसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रेडिशनल वाले वैक्सीन में देखने को ज्यादा मिलता था कि बाहर से हम किसी चीज को डाल रहे हैं जो हमारे बेस से नहीं मिलता है, तो वो हमारे डेंड्राइल सेल जो है वो सेल उसको निगेटिव ले लेते हैं और उसके कारण उसका कुछ इंपैक्ट जो है हमारे शरीर पर देखने को मिलता है, जैसे एलर्जी वगैरह जो है, ऐसे कुछ चीजें हमें हमारे बॉडी पे देखने को मिलता है। लेकिन जब एमआरएनए वाले में आपको इसमें बेस को मॉडिफाई कर दिया जाता है जो हमारे बॉडी का बेस से मिला हुआ हो, तो वो डेंड्राइल सेल उसको एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद बॉडी में सही स्थान पे उसे आने देते हैं एक्सेप्ट करने के बाद। और जब कोई वायरस है तो उसके लिए प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, और वो प्रोटीन ही एक प्रकार का एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है जो कि वायरस से हमें बचाती है। तो ये याद रखेंगे। और खास करके जब बेस मॉडिफाई होता है तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है उसका भी कोई यूजेज या कह सकते हैं कोई यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है, जो हमारे लिए बहुत बेहतर है। कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलता है। और ये बेस में आप जानते होंगे यहाँ पे दो चीज हमने डाला है। ये आप देख जो रहेंगे डबल जो ये मॉडल है, ये डबल मॉडल आपके डीएनए का है। और डीएनए में आपके 4 बेस जैसे कि साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन, 4 बेस आपको है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन। बस आपको आरएनए में एक अंतर होता है, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है, इस थाइमिन के जगह पर यहां पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। और इसी में आपको मॉडिफाई किया गया है, याद रखें, इसी बेस को मॉडिफाई करके एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण किया गया है। तो ट्रेडिशनल वाले से ये बहुत अच्छा है, जो जिसका रिस्पांस वगैरह जो है बहुत फास्ट है। अगर हम इसमें और भी बात कर लें कि ये इससे हम क्या क्या यूजेज कर सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकता है, तो आइए इस पर बात कर ले। ये मानक सेलुलर तंत्र पर किसी भी प्रकार का जो है ये गैर संक्रामक है और प्रकृति में भी गैर एकीकृत संचरण के लिए जाना जाता है। दूसरा, ये अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, जो ट्रेडिशनल वाले हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव जो है ये एमआरएनए होता है। और अंतर्निहित क्षमता के कारण कोशिका द्रव के अंदर ही प्रोटीन संरचना में जो है आपका सबसे ज्यादा स्थानांतरित जो हो जाते हैं, ये प्रोटीन संरचना में जो हमारा कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म है उसमें ये ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी प्रकार की रुकावटें नहीं होती है। दूसरी चीज मैंने सबसे पहले कहा कि एमआरएनए वैक्सीन जो है पूरी तरह से सिंथेटिक है, पूरी तरह से मैनमेड कह दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी जीव इसमें, कोई बैक्टीरिया या वीक बैक्टीरिया या आपका वायरस किसी प्रकार से इसमें यूज नहीं हुआ है। तो ये पूरी तरह से कभी भी विकसित किया जा सकता है, उससे फास्ट प्रोसेस में किया जा सकता है ना, प्रोसेस में इसका ज्यादा होगा और किसी भी प्रकार की जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भी इसमें अस्थायी रूप से सामूहिक टीकाकरण के लिए इसमें उपलब्धता बहुत अच्छी है और इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आसानी से इसे निर्मित भी किया जा सकता है। तो ये रहा था आपके कोविड-19 में जो वैक्सीन आपके बने हैं, और इसी पर आपके बहुत सारे, यानी कि भारत में बात कर लें जो आपने यूज किया था सार्स-2 करके कोविड का, या फेजियन का आपने नाम सुना था, मर्डेका का नाम सुना था, ऐसे कई सारे जो हैं जिसका यूज जो किया गया था। तो एमआरएनए एक प्रकार से सक्सेसफुल रही थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।